हेलो एवरीवन, अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 101 से, क्योंकि 100 तक तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा पावर होता है वो V इंटू में I होता है। हमें डायरेक्ट V दे रखा है यानी कि विभवांतर वोल्टेज 240 और I यानी कि विद्युत धारा 0.6। सॉल्व करेंगे तो 144 वाट हमारा आंसर आएगा। ए हमारा राइट आंसर। इका एल्यूमिनियम और आधुनिक आवर्त सारणी। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। मेंडेलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान को छोड़ दिया था और कहा था यहां पर जो तत्व आएगा उसे हम इका एल्यूमिनियम बोलेंगे, यहां पर जो तत्व आएगा उसे इका बोरोन बोलेंगे, यहां पर जो तत्व आएगा उसे इका सिलिकॉन बोलेंगे। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि जो इका एल्यूमिनियम वाला खाली स्थान था आज के आधुनिक आवर्त सारणी में, वहां पर कौन सा तत्व है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इका बोरोन की जगह पर स्कैंडियम है, इका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम है, इका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम है। हमसे पूछा है इका बोरोन, तो गैलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? आपको ध्यान में रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है हीलियम के पास और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है सीजियम के पास। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनीकरण ऊर्जा, इसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो हमसे उच्च पूछा है ना, तो आंसर हमारा हीलियम हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता तो हमारा आंसर सीजियम हो जाता। वैसे आप एक चीज और ध्यान में रखो कि हम आवर्त सारणी में जब हम अपने आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटती चली जाती है। और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी, माफ करना, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है। मैंने आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा। इस आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हो और देख सकते हो, वहां मैंने कुछ डिटेल में बताया हुआ है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है। हमसे सवाल पूछा है जो कालाजार करने वाला ऑर्गेनिज्म है उनके प्रजनन के बारे में कि किस प्रकार का होता है। कालाजार होता है लिशमेनिया प्रोटोजोन के कारण। कालाजार होता है लिशमेनिया प्रोटोजोन के कारण, और इसमें होता है अलैंगिक प्रजनन, द्विविखंडन। तो आपसे वही पूछा है कि द्विविखंडन जो हुआ, सवाल क्लियर नहीं किया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो द्विविखंडन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला वो जिसका कोई तल फिक्स नहीं है, जैसे कि अमीबा में जो द्विविखंडन है वो किसी भी तल में हो जाता है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है इसका। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के अंदर ये फिजन होगा। और तीसरा होता है ट्रांसवर्स। तो लिशमेनिया में क्या होता है? लिशमेनिया में होता है लॉन्गिट्यूडिनल। जब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है तो जो 2 नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जो 2 नए जीव बनेंगे, यानी जो 2 नया प्रोटोजोन बनेगा वो एक लेफ्ट में बनेगा और एक राइट में बनेगा। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होगा? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसवर्स फिजन होता है, अनुप्रस्थ विखंडन होता है। अब बोर्ड वाले ने यहाँ पर युग्मक क्यों दिया है ये मुझे नहीं पता, सिंपली अनुप्रस्थ द्विविखंडन लिख देता, अधोमुखी द्विविखंडन लिख देता। युग्मक का क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। तो जिनमें ट्रांसवर्स होता है उनमें जो 2 नए जीव उत्पन्न होंगे प्रजनन के बाद, वो एक ऊपर बनेगा और एक नीचे, ठीक है, एक अप और एक डाउन। ये अंतर हो जाता है। जैसे मान लो कोई ये ऑर्गेनिज्म था, इनमें द्विविखंडन हुआ। जब द्विविखंडन हुआ तो एक ऊपर बना इस प्रकार से और एक नीचे बना। तो अब देखो, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स फिजन, अनुप्रस्थ विखंडन, और ये था हमारा लिशमेनिया के अंदर अधोमुखी विखंडन बोल दो या फिर अनुदैर्घ्य बोल दो, अनुदैर्घ्य विखंडन। और ये ध्यान में रखना कि ये द्विविखंडन है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन। तो लिशमेनिया के अंदर अनुदैर्घ्य द्विविखंडन और अमीबा के अंदर ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कौन सा होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये है सरल अस्थायी उत्तक। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों होते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। त्वरण की विमा होती है, त्वरण की विमा लिखना है। तो जिस भी भौतिक राशि का आप विमा लिखना चाहते हो तो या तो आपको पता होना चाहिए उसका यूनिट, या फिर कोई ऐसा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें आपको वो भौतिक राशि देखने को मिलती है। मैं आपको 2 भौतिक राशि का डायमेंशन बताता हूं जो आप डायरेक्ट याद रखो। एक है बल का MLT-2, दूसरा है कार्य का या फिर बोल दो ऊर्जा का, एनर्जी का।
ये है ml²T-2। ये दोनों भौतिक राशि का जो बीमा है, अगर आपको ये याद होगा तो आप बहुत सारे भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हो। तो इस पर हम आते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं यूनिट से। त्वरण का एसआई मात्रक आप सब जानते होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर ये आता है लेंथ के लिए। जब भी लेंथ के लिए आए यूनिट तो आप विमीय सूत्र में कैपिटल L लिखेंगे। सेकंड आता है टाइम के लिए, जिसके लिए हम कैपिटल T लिखते हैं। और जब द्रव्यमान आ जाए, यानी जहां भी केजी हो तो वो द्रव्यमान के लिए आया है, वहां पर हम कैपिटल M लिखेंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर है यानी कि लेंथ के लिए आया है, तो यहां पर कैपिटल L हो जाएगा और बट्टे में T स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है। तो LT-2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान नहीं है तो हम लिख सकते हैं m पे पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर, किसी भी चीज पर अगर पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां पर m 0 लिख सकते हैं। L पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो ये हमारा विमीय सूत्र आ गया। अब देख लो आंसर कौन होगा यहाँ पर, m0L1T-2, ए हमारा राइट आंसर होगा। अब मान लो बल का आपको मालूम होता कि mLT-2 है, तो आप क्या करते हैं, बल का विमीय सूत्र लिखते हैं mLT-2। बल बराबर आप जानते हो ये होता है द्रव्यमान और गुणे में त्वरण, और द्रव्यमान के लिए हम विमीय सूत्र m लिखते हैं। तो यहां से m और m खत्म हो जाएगा और त्वरण बराबर आ जाएगा LT-2। तो अगर आप ये दोनों विमीय सूत्र ध्यान में रखते हो, बल का और कार्य का, तो आप बहुत सारे भौतिक राशियों का विमीय सूत्र लिख सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। कार्य बराबर हमारा होता है बल गुने में विस्थापन। जब आपको सवाल में ये समझ ना आए, ये चीज क्लियर ना किया गया हो कि बल और विस्थापन का दिशा क्या है, बल किस दिशा में है, विस्थापन किस दिशा में है, जब आपको ये क्लियरली पता ना चले सवाल में नहीं दिया हो, तो आप ये मानकर चलना कि जो बल का दिशा होगा वही विस्थापन का दिशा होगा, और W बराबर FS आप लगा सकते हो। लेकिन एक चीज आप यहां पर देखो, आपको दिया हुआ है द्रव्यमान, आपको दिया हुआ है विस्थापन या फिर दूरी बोल दो। तो विस्थापन आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको तो बल चाहिए। विस्थापन तो चलो ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे 4, बल कहां से मिलेगा। तो ये चीज सवाल में क्लियर करना चाहिए था, जो कि आपको नहीं किया गया यहां पर। मान लो कोई ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान 4 kg है, अगर हम इसको 6 kg है यहां पर, और हम इसको विस्थापित करेंगे किसी बल को लगा करके, बल को लगा करके मैंने 4 मीटर इसको विस्थापित कर दिया। आपसे कार्य पूछेगा, आप निकाल ही नहीं पाओगे। कैसे निकालोगे? जब तक आपको ये बल नहीं पता होगा, तब तक इस बल के द्वारा किया गया कार्य आप कैसे निकालोगे? आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पर सवाल आपसे ये पूछा गया है कि कोई 6 kg का वस्तु है, कोई 6 kg का वस्तु है, हम उस पर बल लगाते हैं और इसको 4 मीटर यानी कि H बराबर 4 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं। हालांकि सवाल में क्लियर करना चाहिए था कि हम वस्तु को उठा करके ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, वरना अगर कोई ये वाला केस समझे तो वो तो निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बल तो पता ही नहीं है। अब यहां पर जो भी इंसान है जो बल लगाएगा, उसको बल लगाना पड़ेगा इसके भार के बराबर। भार से थोड़ा सा अधिक बल लगाया जाता है ताकि ये ऊपर उठे धीरे धीरे, क्योंकि भार के बराबर लगाएगा तो फिर ये तो उठेगा ही नहीं। ऊपर वाला बल और नीचे वाला जो इसका भार है, mg है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा बल लगाया जाता है, लेकिन हम लोग सवाल को आसान करने के लिए ये मानकर चलते हैं कि हम भार के बराबर बल लगाएंगे। तो जो भी इंसान इसको उठाएगा वो कम से कम इस भार के बराबर बल लगाएगा। अब हम निकाल सकते हैं। अब हमें बल पता है कि कितना लगाया गया उठाने के लिए, और विस्थापन तो हम जानते ही हैं 4 मीटर। अब हम यहां पर लिख सकते हैं जो हमारा बल है वो mg है। m का मान 6 है, g का मान आप 10 ले लो। यहां टाइप नहीं किया गया है, लेकिन जो सवाल पूछा गया होगा ना, वहां पर 10 लिया गया होगा, वहां पर 10 लिखा होगा। तो 6, g का मान हम यहां पर 10 लेंगे और h का मान 4 है। तो यहां से 240 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती है। मैंने आपसे कहा था जो तत्व जिस आवर्त में होगा, उसके परमाणु में उतना ही कोशों की संख्या होगी, उतनी ही कक्षाएं होंगी। ये मैंने आपसे कहा था प्रीवियस पार्ट में। तो तीसरे आवर्त में जो तत्व है उसके परमाणु में 3 कक्षाएं होंगी। पहला कक्षा को हम K बोलते हैं, दूसरे को L बोलते हैं, तीसरे को M बोलते हैं। तो KLM। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ होती है क्यूटीन। क्यूटीन ये पौधों को बचाता है वाटर लॉस से, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की वैसे भी कमी होती है। अगर वाटर लॉस हो गया तो पौधे वैसे भी मर जाएंगे। लिग्निन आपने देखा था पिछले ही पार्ट में, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं की
जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन होता है, जिसके कारण वो सेल वॉल मोटी होती है। सेलुलोज आपने देखा था कि शैवालों के अंदर जो कोशिका भित्ति है उनमें सेलुलोज होता है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा ये mgh के बराबर होती है। m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्व त्वरण, h हो गया ऊंचाई। ए हमारा राइट आंसर। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? पिछले पार्ट में मैंने आपसे बताया था कि एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक यूनिट में इतना जूल होता है, तो 150 यूनिट में पूछा है तो आप क्या करेंगे? 150 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5.4 इंटू 10⁸ जूल आएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में बदल जाता है। देखो, अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला जो अणु है, ये कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल ये 3 कार्बन वाला है। ये हो गया कोशिका द्रव्य में। और एक चीज आप ध्यान में रखो, यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ना, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाने वाला जो प्रक्रिया है, इसमें ना ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये चीज आप ध्यान में रखना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब इस पायरुविक अम्ल को टूट करके, इस पायरुविक अम्ल को अब अच्छे से पूरा टूटना है, टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी बनानी है। तो इसके लिए चाहिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, चाहिए भरपूर मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको दे देता है। आपने देखा था पिछले सवाल में। लेकिन जब इसी पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये पायरुविक अम्ल ये लैक्टिक एसिड बना लेगा, ये लैक्टिक एसिड बना देगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये मसल सेल्स जो होते हैं, हमारी मांसपेशी की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, जब आप ज्यादा भागदौड़ करते हो, तो आप थक जाते हो। थक इसलिए जाते हो क्योंकि जो आपकी कोशिकाएं हैं, मांसपेशी की जो कोशिकाएं हैं, उनमें ये ग्लूकोज टूट करके ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, टूट करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया है। और ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके कारण हमारी पेशी थक जाती है? आंसर आप टिक करते हो ना, लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए आप टिक करते हो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिस परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता डैश होती है। संयोजकता क्या होती है ये मैंने आपसे बताया हुआ है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है, वही संयोजकता होता है। आप जानते हो, कोई परमाणु है जैसे कि आर्गन, जैसे कि नियॉन, जैसे कि जेनॉन, ये सब जो तत्व है ना, ये समूह 18 के तत्व हैं, ग्रुप 18 के तत्व हैं। और जो ग्रुप 18 के तत्व हैं, उनके बाह्यतम कोश में आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्यतम कोश इसका पूर्ण है। अगर बाह्यतम कोश पूर्ण है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन ये नहीं करेगा तो इसकी वैलेंसी 0 है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो ग्रुप 18 के जो तत्व है, चाहे वो हीलियम ही क्यों ना हो, हीलियम याद रखना, ग्रुप 18 में एक हीलियम ही ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे जो तत्व है ना, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 8 हो जाएगा, और संयोजकता कितना है, तो वो 0 हो जाएगा। हीलियम के केस में आप खास करके ध्यान में रखना कि इसके केस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, लेकिन वैलेंसी यहां भी हम 0 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? हमारे पूरे आवर्त सारणी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन के पास, आप ध्यान में रखो, FONCl, ये ऑर्डर ध्यान में रखो। फोन कॉल आप ध्यान में रख सकते हो क्या? फोन कॉल इस प्रकार से, फोन कॉल, फ्लोरीन। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन, उससे कम है ऑक्सीजन, उससे कम है नाइट्रोजन, और क्लोरीन नाइट्रोजन के बराबर है। अब यहां पर विकल्प के अनुसार हम टिक मारेंगे, तो यहां पर क्लोरीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता धातुओं से अधिक होती है, अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता धातुओं से अधिक होती है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार, सोडियम से क्लोरीन की ओर, अगर आप देखो जिस आवर्त में सोडियम है उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। लेकिन आपसे देखो सवाल में ये पूछा है कि सोडियम से क्लोरीन तक, आपसे आर्गन तक नहीं पूछा है, सिर्फ सोडियम से क्लोरीन तक। तो आप ये ट्रेंड ध्यान में रखना है कि आवर्त सारणी में, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें हम जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, और राइट में भी आपको केवल ग्रुप नंबर 17 तक ही जाना है, और टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे परमाणु का जो आकार होगा ना वो घटेगा, और जब हम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु का जो आकार होगा वो बढ़ेगा। लेकिन आवर्त में आपको केवल ये ट्रेंड ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यहीं तक आपको लगाना है। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इन सब पर नहीं जाना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप नंबर 17 तक, तब परमाणु का जो आकार है वो घटता है। हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा घटता है। अब सवाल यहां पर यह है कि हम आर्गन तक क्यों नहीं गए, हम क्लोरीन तक ही क्यों रुक गए। इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हर आवर्त में जो अक्रिय तत्व होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। यानी ये जो आर्गन है ना, इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। सोडियम से छोटा साइज था मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से छोटा साइज था एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से छोटा था सिलिकॉन, सिलिकॉन से छोटा था फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर, सल्फर से छोटा था क्लोरीन। जब बात आया यहाँ पर आर्गन का, तो ये उठ करके यहाँ पर चला आएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपसे केवल क्लोरीन तक ही पूछा गया है, आर्गन तक नहीं गया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, हर आवर्त में जो अक्रिय तत्व होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि हमारे पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इस हिसाब से क्या होता, क्योंकि हम बोलते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का जो साइज है वो हीलियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हीलियम ये अक्रिय तत्व है, इसीलिए ये अपने आवर्त में सबसे बड़ा साइज ले लेगा। ठीक है, सबसे बड़ा साइज ले लेगा। जो पहला आवर्त है उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही है, तो हीलियम का साइज ये बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन का छोटा हो जाएगा। तो ये ट्रेंड आप ध्यान में रखना कि केवल आपको ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाने हैं। पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे छोटा है और सीजियम सबसे बड़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तब बनने वाले अवशेप का रंग कैसा होता है। पिछले पार्ट में मैंने आपसे बताया था कि जो ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, भखरा चूना बनता है। जब हम इसका अभिक्रिया करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये चीजें मैंने आपको बताया हुआ था पिछले पार्ट में। ये सॉलिड है, हमने पानी डाला तो ये एक्वस सोल्यूशन हो गया, और ये हो गया हमारा सॉलिड। ये होता है व्हाइट। ठीक है, व्हाइट पीपीटी, सफेद अवशेप। हमारा आंसर यहाँ पर सफेद हो जाएगा। देखो दिवाली आने वाला है, आप में से बहुत सारे होंगे जो दिवाली में क्या करवाएंगे, पेंटिंग शेंटिंग करवाएंगे, घर का पोचाड़ा वगैरह करवाएंगे, तो दुकानों से चूना खरीद के लाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे दुकानों से चूना खरीद करके लाएंगे। जो दुकान से आपने चूना खरीद करके लाया वो था क्विक लाइम। फिर आप क्या करेंगे, उस चूने को एक कंटेनर में डालेंगे, उसमें आप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, वो भखरा चूना हो जाता है। यानी पहले तो क्या होगा, वो भखरा चूना होगा, फिर हम उसमें और ज्यादा पानी ऐड करेंगे, और ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बना लेगा, जलीय विलयन बना लेगा। फिर जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवारों पर लगाओगे, तो जब आप दीवारों पर इसको लगाओगे उस समय ये ज्यादा नहीं चमकेगा, ज्यादा शाइन नहीं करेगा, लेकिन सूखने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो बहुत ही ज्यादा चमकने लगेगा, शाइन करने लग जाएगा। जो दीवार है पूरा सफेद दिखने लग जाएगा आपको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अब दीवार है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ चुकी है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट सॉलिड है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला, हवा से मिला। एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, जब हम दुकान से चूना खरीद करके लाते हैं, कंटेनर में उसको डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो आप देखते होंगे कि कंटेनर जो है वो गर्म हो जाता है। ये जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। तो ये आपका एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी आपसे सवाल पूछे कि बताइए कौन सा ऐसा गैस है जब हम उसे चूने पानी से गुजारते हैं, चूना पानी बोलने का मतलब यही हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसे चूना पानी से गुजारते हैं तो वो दुधिया हो जाता है। तो आंसर आपका वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट होता है, यही रिएक्शन होता है कि जब चूने पानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये व्हाइट कलर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त, ठीक है, एक संतृप्त जिसे हम सैचुरेटेड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड में आपका कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा, या फिर दोनों मिल जाएगा। सैचुरेटेड में आपको केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो यहां आपको यह चेक करना है कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो एल्केन होता है हमारा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इस फॉर्मूले पर देखो आपको B दिख जाएगा, C2H4। अगर हम कार्बन की जगह 2 डालें तो यहाँ पर 2 और गुने में 2 4 और प्लस 2 6, C2H6। B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा एल्काइन, ये है एल्काइन और ये है एल्कीन, यानी ये है एल्काइन का सदस्य और ये है एल्कीन का सदस्य। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है सिंपली CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो जो एल्काइन होता है, एल्कीन होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, क्योंकि एल्केन में आपको केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। जो दंत चिकित्सक है, दांत का डॉक्टर है, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ताकि जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखे। तो छोटा वाले को तो आप काट दो, छोटा वाला तो नहीं होगा। अब डॉक्टर को दांत देखना है तो वो सीधा देखेगा ना, वो ऐसा दर्पण क्यों इस्तेमाल करेगा जिसमें दांत उसको उल्टा दिखे, सीधा दिखेगा। तो सीधा मतलब आभासी। एक तो हमने समझा कि बड़ा होगा और दूसरा समझा कि सीधा होगा। तो जो प्रतिबिंब आभासी होता है वही सीधा होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा केस है आभासी प्रतिबिंब बनने का, और वो केस कौन सा है? जब वस्तु पोल और फोकस के बीच हो। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच हो, पोल बोले तो ध्रुव। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, फोकस बिंदु के बीच हो, तब जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में वो सीधा होता है। सीधा बोले तो आभासी होता है और बड़ा होता है। बाकी कोई सा भी केस उठा करके देख लो, आपको हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। बस यही एक केस है जिसमें कि अवतल दर्पण के केस में आपको सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? बल एक सदिश राशि है, दिशा इसमें मायने रखता है। तो एक वस्तु है, इस पर 2 बल लग रहा है। एक बल है F1 मान लो, ये 10 न्यूटन का है। दूसरा बल है F2, ये मान लो 5 न्यूटन का है। दोनों को दोनों एक ही दिशा में है, दोनों जो है वो एक ही दिशा में काम कर रहा है। तो सिंपली जो हमारा F नेट आएगा ना टोटल, वो ऐड कर दो इसको 15। लेकिन मान लो ये 5 न्यूटन का जो बल है ये उल्टे डायरेक्शन में लगता तो वस्तु किधर जाता? वस्तु इधर जाता, क्योंकि 5 न्यूटन यहां से 5 न्यूटन को कैंसिल कर देता। जो नेट फोर्स आता वो 5 न्यूटन आता और ये इस डायरेक्शन में आता, यानी कि तब जो हमारा F नेट होता वो 5 ही न्यूटन होता, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन था। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम माइनस कर देते हैं। हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति होगी। एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इंटू में टाइम होता है, और पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। मैंने आपसे कहा था अगर आप किसी वस्तु को किसी हाइट पर, मान लो किसी h हाइट पर उठा करके लेकर के जाओगे तो आप कुछ काम करोगे, कुछ आप कार्य करोगे, क्योंकि आपने बल लगाया है ना उसको ऊपर उठाने के लिए। जितना आप कार्य करोगे वही कार्य इस वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है इसके पास, और ये स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है। बस यहाँ पर आप डाल दो, जो हमारा शक्ति है वो mgh और बट्टे में t हो जाएगा। m का मान 80 है, g का मान 10 लेना है, h का मान 40 है और t हमें लेना है 50। आंसर जूल प्रति सेकंड में है। जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वॉट बोलते हैं, यानी कि SI मात्रक में तो सारे वैल्यू SI मात्रक में हम पुट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से 40 खत्म होगा 8 टाइम्स, और यहां से हमारा जाएगा 640 जूल पर सेकंड, या फिर इसी को वॉट बोल सकते हैं। 640 बी हमारा राइट आंसर। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक जा सकेगी? कोई लड़की है वो रस्सी पे चढ़ती है, हमें नहीं मालूम कितनी ऊंचाई पर गई, हमें नहीं मालूम ये कितनी ऊंचाई पर गई, लेकिन जब ये रस्सी पर चढ़ करके किसी न किसी पॉइंट पर गई होगी, कोई ना कोई अंतिम बिंदु जरूर होगा।
तो ये जो लड़की है इसके पास अब स्थितिज ऊर्जा है, जमीन से h हाइट पर गई रस्सी पर चढ़ करके, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है और यही स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगा। एनर्जी बराबर हम जानते हैं पावर इंटू में टाइम होता है, और जो एनर्जी है इसके पास वो क्या है, mgh है, mgh है। पावर देखो आपको डायरेक्ट दे रखा है 160, टाइम आपको डायरेक्ट दे रखा है 20। यहां से हम h लिख सकते हैं 160 गुने में 20 और बट्टे में mg, लेकिन आपको m नहीं दे रखा है, m आपको नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्ट यहां पर mg का मान दे रखा है। देखो 40 न्यूटन जो भार होता है वही तो mg होता है, तो यहां पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, mg की जगह पर पुट कर देंगे 40। तो 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा, 4 से ये 16 खत्म हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहां पर 80 मीटर हमारा राइट आंसर। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। डीएनए का वह टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन की जानकारी है उसे जीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, पराध्वनि का मतलब क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो साउंड है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाएगा, उसी को हम हिंदी में पराध्वनि बोलते हैं। तो जो डॉल्फिन होता है, हमसे पूछा है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो जो डॉल्फिन होता है, जो पर्पोइज होता है, जो बैट्स होते हैं, ये सारे के सारे मैमल्स हैं, सारे के सारे स्तनधारी हैं, ये सब प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, पराध्वनि। तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा। हाथी हो गया, वेल हो गया, राइनोसिरस हो गया, ये सारे के सारे इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रासोनिक बोले तो अवश्रव्य ध्वनि, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर और द्रव्यमान 6 गुने 10⁻24 की। दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, ये होता है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। घर्षण बल काम करता है जब भी एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस होता है और उसमें अपेक्षित गति होती है यानी कि रिलेटिव मोशन होता है, तब घर्षण बल काम करता है। 3 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? मैंने आपसे कहा था 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, तो 3 किलोवाट आवर बराबर 3 यूनिट। सी हमारा राइट आंसर। और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। पीतल किसका मिश्र धातु है? यानी कि ब्रास। पीतल यानी कि ब्रास। ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का। और याद करो कॉपर और निकल आपने पढ़ा था कॉन्स्टेंटन। निकल और तांबा कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। इसी को आप लिख सकते हो जूल प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना कार्य किया गया या फिर 1 सेकंड में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण किया गया। तो जूल प्रति सेकंड बोल दो या फिर आप बोल दो वाट, दोनों ही एसआई मात्रक है। जूल हो जाएगा आपका वर्क का एसआई मात्रक या फिर एनर्जी का एसआई मात्रक। यूनिट आपने देखा है ये एक कॉमर्शियल यूनिट है। यूनिट कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का। और न्यूटन आप जानते हो ये बल का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनावश्यक कण है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, ये न्यूट्रल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस दोनों पर चार्ज तो सेम है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे हम प्लस लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे छोटा चार्ज है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि -10 और 10 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे कि ये बड़ा है ये छोटा है क्योंकि यहां पर देखो नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये बराबर होता है, बस दोनों का नेचर अलग होता है, प्रकृति अलग होता है। एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। न्यूट्रॉन पर तो 0 होता है। अल्फा कण क्या होता है? ये देखो ये है हीलियम एटम, न्यूट्रल है हीलियम एटम। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा। अब इसके पास क्या क्या है बता सकते हो आप? 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, बस यही है अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम।
तो अल्फा पार्टिकल क्या है, या तो आप ये बोल दो He2+, या फिर आप ऐसे याद रखो जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या है, अगर आपको याद हो, मैंने पिछले किसी पार्ट में आपको बताया था कि ये आप अच्छे से याद कर दो। ये सारे ही एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक तो आपको याद रखने ही है। इसके अलावा अलग से ये सारे एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं। 51 ये एंटीमनी का होता है, 47 ये सिल्वर का होता है, 79 ये गोल्ड का होता है और 92 ये यूरेनियम का होता है। डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है। अब इस सवाल का आंसर बोर्ड ने दिया हुआ है ये डी। मेरे हिसाब से इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर छोड़ो, मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। ये जो सवाल पूछा गया है ये सवाल ही गलत है। कारण क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर केवल डीएनए का ट्रांसफर होता है। केवल डीएनए का ट्रांसफर होता है, वहां पर कोई जाइगोट नहीं बनता है। यहां पर कोई सेल का फ्यूजन नहीं होता है, यानी कि कोशिकाएं संयोजित नहीं होती है। जब ये दोनों नहीं होती है तो सवाल फिर ऐसा क्यों पूछा गया, ये सवाल गलत है। इसका कोई आंसर नहीं होगा। ऊपर से आंसर उन्होंने ह्यूमनस दिया हुआ है, ह्यूमनस तो बनता ही नहीं है। अगर आपने मेरे ही चैनल पर बैक्टीरिया वाला वीडियो देखा होगा, किंगडम मोनेडा के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर, तो मैंने आपसे वहां पर डिस्कस किया हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर केवल डीएनए का ट्रांसफर होता है। 3 तरीके हैं, 3 मेथड है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। कोई जाइगोट नहीं बनता है, कोई सेल का फ्यूजन नहीं होता है, कोई संलयन नहीं होता है, कोई निषेचन नहीं होता है। तो ये सवाल गलत है। तो यहां पर कोई आंसर नहीं, क्योंकि सवाल मेरे हिसाब से यह गलत है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड द्वारा प्रभावित होती है? यह है संक्षारण। जंग लगना, रस्ट यानी कि जंग, ये संक्षारण का ही उदाहरण है। कोई चमकता हुआ लोहा जो एकदम शाइन कर रहा है, अगर आप उसे कुछ दिनों तक वायु में छोड़ दो जहां कुछ नमी हो, ठीक है, जहां कुछ नमी हो, मॉइस्ट एयर में अगर आप छोड़ दो तो वो जो चमकता हुआ लोहा होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, एक भूरे रंग की पतली सी परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं। ये जंग क्या होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XS2O कहने का मतलब कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, यानी कि कुछ न कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म है जंग का। और ये ब्राउन कलर का होता है, कलर भी पूछा जा सकता है आप पर। वैसे ही अगर आप चांदी को एक चमकते हुए चांदी को हवा में कुछ दिनों तक छोड़ दो तो ये काली पड़ जाती है। कारण क्या है? हवा में जो सल्फर है इसके साथ अभिक्रिया करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है सिल्वर के ऊपर। ऐसे ही चमकता हुआ तांबा, भूरे रंग की चमकता हुआ तांबा, अगर आप इसे कुछ दिनों तक छोड़ दें वायु में, तब इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ने के कारण ये जो तांबा था, जो पहले भूरे रंग का चमक था इसके अंदर, वो खत्म हो जाएगा और ये ग्रीन कलर का दिखने लग जाएगा, यानी कुछ कुछ ग्रीन कलर का ये दिखने लग जाएगा। तो ये ग्रीन कलर क्यों हुआ? कॉपर कार्बोनेट के कारण हुआ। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसके साथ ये कॉपर अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है और ये ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो ये तीनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू में S होता है। ये कार्य का फॉर्मूला है जब बल और विस्थापन दोनों ही एक ही दिशा में हो। सी हमारा राइट आंसर, कार्य। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? इनमें से कौन सी धातु है जो कक्षीय तापमान पर, यानी कि कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है? रूम टेम्परेचर पर सारे धातु ठोस होते हैं केवल एक को छोड़ करके, और वो है मरकरी। वो है मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। बी हमारा राइट आंसर। ब्रोमीन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि अधातु है। हाँ, लेकिन मान लो धातु के स्थान पर अगर यहाँ पर अधातु होता
तब हमारा आंसर ब्रोमीन होता, क्योंकि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है। बाकी सारे इसमें ठोस मिलेंगे, गैस मिलेंगे। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, यानी कि जो शब्द है मॉलिक्यूल, ये किसने दिया? जो शब्द है मॉलिक्यूल, अणु, ये दिया डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने। जे थॉमसन, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो याद कर लो, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को खोजा था। जेम्स चैडविक इन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा था। रदरफोर्ड ने क्या खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, एटम के अंदर। न्यूक्लियस की खोज की एटम के अंदर रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड है। संवेग होता है यानी कि मोमेंटम होता है द्रव्यमान और गुने में वेलोसिटी। हमें द्रव्यमान भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या आएगा संवेग का? केजी मीटर पर सेकेंड। देखो आप यूनिट मिलाओ, यहां देखो कुछ और ही लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। यहां देखो 1 लिखा हुआ है, हमें तो -1 चाहिए, ये भी नहीं होगा। यहां देखो -2 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ -1 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ केजी नहीं लिखा हुआ, के लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए इस सवाल को सारे के लिए इग्नोर कर दिया गया। बाकी बात न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें तो ये 100 आएगा, लेकिन यूनिट के कारण यहां पर कोई भी आंसर सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? यह है हाइड्रोजन, और मेंडलीव के ही आवर्त सारणी में नहीं, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ये कमी है, अभी भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो कुछ प्रॉपर्टी है वो धातु से और कुछ अधातु से मिलता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। याद रखिएगा इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यानी अगर हम बनाएं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इसके नाभिक में आपको मात्र एक प्रोटॉन मिलेगा और इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने। और पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है। तो ये सारे ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं हाइड्रोजन से संबंधित, ये आप याद रख सकते हो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके आइसोटॉप के लिए समस्थानिक के लिए अलग अलग नाम है। बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके समस्थानिक का एक स्पेशल नाम दिया गया हो। यह केवल हाइड्रोजन ही है जिसके समस्थानिक का स्पेशल नाम दिया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बोर्ड वाले ने इसका आंसर केवल सी लगाया हुआ है। कोलेनकाइमा तो है, तो मैं इसका आंसर यहां पर कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पर आंसर बी, सी, डी तीनों ही हो सकते हैं, तीनों ही नहीं है सरल अस्थायी उत्तक। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर सी दिया हुआ है, मेरा आंसर यहां पर कोई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दो, यहां पर ये काट दो। हालांकि याद रखना बोर्ड में यहां पर एग्जैक्ट यही सवाल है, यहां पर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। अब सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक है? तब हमारा आंसर ये ए हो जाएगा, कोलेनकाइमा। लेकिन बोर्ड में यहां पर नहीं लगा करके पूछा हुआ था, आंसर सी दिया हुआ है बोर्ड वालों ने, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई आंसर नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक यहां पर केवल कोलेनकाइमा है, और जटिल अस्थायी उत्तक जाइलम है। और शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, ये जो विभज्य उत्तक है उसी का टाइप है, इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। एक 10 किलोग्राम की वस्तु
5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m का मान 10, v का मान 5, तो 5 गुने 5। आंसर सारे के सारे जूल में है। हम सारे ही वैल्यू SI मात्रक में पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर SI मात्रक में आ जाए। तो यहां से 125 जूल हमारा आंसर, ए हमारा राइट आंसर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी यानी कि प्रतिबिंब। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले ही पार्ट में आपसे कहा था कि अवतल दर्पण के केस में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, तब बनेगा आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहां पर देखो, फोकस और पोल पर नहीं रखा गया है, फोकस बिंदु पर रखा गया है। तो ये बात तो तय हो गया कि ना तो आंसर ए होगा ना ही आंसर बी होगा। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा उल्टा होता है। तो यहां पर डी भी नहीं होगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। याद रखना, जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ये हो गया इमेज का पोजीशन। जब फोकस पर हो तब अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर हो तब फोकस पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा ही होगा, इस केस को छोड़ करके सारे ही केसेस में वास्तविक और उल्टा। अब देखो, इस वाले केस में जब फोकस पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज इमेज। और इस केस में पॉइंट साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये जमीन है, वस्तु नीचे गिर रही है क्योंकि वस्तु पे बल लग रहा है F = mg, गुरुत्वाकर्षण बल, और विस्थापन भी नीचे की ओर है। तो बल की जो दिशा है वही विस्थापन की दिशा है। तो हमारा कार्य बराबर क्या हो जाएगा, F × में S हो जाएगा। F है mg और S है यहाँ पर h, तो mgh, बस यही आपको मान पुट करना है। यहाँ पर 1 g का मान 10 लेना है, h का मान 30 है, तो 300 जूल, बी हमारा राइट आंसर। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? शक्ति क्या होता है? 1 सेकंड में कितना कार्य किया या फिर 1 सेकंड में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। यानी कार्य करने की दर बोल दो या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर बोल दो। सी हमारा राइट आंसर, कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में। टंगस्टन का सिंबल W होता है और एटॉमिक नंबर इसका 74 होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, ये NCERT में लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को आप अच्छे से ध्यान में रखना, 3380 डिग्री सेल्सियस। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अब देखो, यहां भी बोर्ड वालों ने मिस्टेक किया हुआ है। कॉपर यानी कि Cu, तो इसके एक अणु में एक ही परमाणु है क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है। जैसे मैं बोलूं कि जो नाइट्रोजन गैस है, जो नाइट्रोजन अणु है, इसमें कितने परमाणु है? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, आपको दिख रहा है। जैसे फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं। फास्फोरस का जो सबसे स्टेबल अणु होता है वो P4 के फॉर्म में होता है, तो 4 परमाणु आपको यहाँ पर दिख रहा है, P4 लिखा हुआ है। लेकिन हम बात करें कॉपर की, तो ये मोनो एटॉमिक है, इसमें केवल एक ही एटम है, एक ही परमाणु है। तो आंसर तो 1 होना चाहिए था, लेकिन देखो आंसर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अणु नहीं होगा, एक मोल होगा। कॉपर के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? जब भी मैं मोल के बारे में समझाता हूं, मैं यही एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे एक दर्जन पेन दो, आप मुझे कितना पेन दोगे? मैं आपसे बोलूं 1 दर्जन, 1 डोजन, 1 दर्जन पेन चाहिए मुझे, कितना दोगे आप? 12। मैं आपसे बोलूं 2 दर्जन मुझे सेब चाहिए, आप कितना दोगे? 12 गुने में 2 दोगे। मैं आपसे बोलूंगा मुझे 1 दर्जन चाहिए आम, मैंगोज, आप 12 दोगे संख्या में। तो 1 दर्जन बराबर क्या?
संख्या में 12, हम यही बोलेंगे ना। 1 दर्जन मतलब संख्या में 12, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, सेब हो सकता है, आम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन यानी कि संख्या में 12। वैसे ही एक मोल का मतलब होता है संख्या में 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल का मतलब होता है संख्या में इतने। और इस संख्या को ना एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसे n0 से डिनोट करते हैं या फिर Na से डिनोट करते हैं। देखो, 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर। अब मैं आपको बोलूं 1 मोल मुझे पेन चाहिए, आप मुझे संख्या में इतने पेन ला करके दोगे, पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे बोलूंगा मुझे 1 मोल सेब चाहिए, आप मुझे संख्या में इतने सेब ला करके दोगे। मैं आपको बोलूंगा मुझे 2 मोल आम चाहिए, आप इतने संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करके आप हमें आम दोगे। तो 1 मोल का मतलब ये होता है, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है तो इसके 1 मोल में इतने परमाणु होंगे, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। n0 से डिनोट करते हैं या फिर Na से भी डिनोट करते हैं, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं है, ठीक है, जलता नहीं है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। देखो, हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। नाइक्रोम जो कि क्या है? एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है निकल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और आयरन का। मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है यह धातुओं से अधिक होता है। अगर मैं बात करूं मिश्र धातु यानी जैसे कि नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम का मिश्र धातु निकल से भी ज्यादा होगा, क्रोमियम से भी ज्यादा होगा, मैग्नीज से भी ज्यादा होगा, आयरन से भी ज्यादा होगा। यानी जिन धातुओं से वो मिलकर के बना हुआ है कोई मिश्र धातु, उसका जो प्रतिरोध है उन सारे ही धातुओं से जिससे वो मिलकर बना हुआ है उस सबसे अधिक होगा। तो प्रतिरोध इसका अधिक होता है, इसीलिए ये ज्यादा टेम्परेचर को झेल पाता है। डी हमारा राइट आंसर। ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत, ये एक्चुअली उल्टा लिखा हुआ है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सिद्धांत होगा, ठीक है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव सिद्धांत होगा, ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव सिद्धांत ऐसे होगा। यह केवल डैश तक लागू होता था। तो न्यूलैंड्स साहब का जो ऑक्टेव रूल है वो केवल हल्के तत्वों तक ही लागू होता था, केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। सी हमारा राइट आंसर। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में मैंने आपको ये बताया हुआ है। विसरण के बारे में, विसरण बोले तो डिफ्यूजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है एनसीईआरटी वाली सीरीज में भी। मान लो ये 2 कमरा है, एक कमरा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मॉलिक्यूल है वो संख्या में बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, इस वाले कमरे में, इस कमरा ए में जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो संख्या में 50 है और इस वाले कमरे में संख्या में 30 है, यानी कि इधर कम है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक दीवार है और ये एक ऐसा दीवार है जो परमिएबल है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल के लिए। परमिएबल कहने का मतलब कि ये अपने से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल को आने जाने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर अब ये होगा, इस वाले कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस वाले कमरे से इस वाले कमरे में, मान लो ये बी है, तो ए वाले कमरे से बी वाले कमरे में जाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये हाई कंसंट्रेशन में है, यानी कि उच्च सांद्रता में है, और इधर लो कंसंट्रेशन में है, निम्न सांद्रता में है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता वाले के तरफ, और तब तक होगा जब दोनों तरफ जो सांद्रता है वो बराबर ना हो जाए। तो ये मोटे तौर पर डिफ्यूजन का मतलब होता है। तो यहां देखो, विसरण में कण यानी कि पार्टिकल्स उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो ये सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो ये भी सही है। गैसियस अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ये भी सही है। अगर मान लो ये पार्टिकल में मूवमेंट ही नहीं होगा तो इस वाले कमरे से इस वाले कमरे में कैसे पहुंचेगा? तो ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं
जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या सब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट होता है और वाटर होता है, और क्या बोल सकते हैं हम, क्लोरोफिल बोल सकते हैं। तो ये 4 हो गया। क्लोरोफिल तो चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी ये सब चाहिए पौधों को खाना बनाने के लिए। तो यहां पर आंसर बी हो जाएगा। ये चाहिए नहीं, ये तो बनता है, उत्पाद, बाई प्रोडक्ट। यहां देखो आप, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल पानी के मिल करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। अब यहां देखो, सोलर एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको जो बैलेंसिंग फॉर्म में दिया हुआ वैसे ही याद रखो, 6 6 1 6। यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है सम काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। थैंक यू सो मच।